हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है। ऐसे भी सीटेट जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ करती थी वो ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। उसके बाद में अभी ये ऑनलाइन ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन था उसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई गई हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखकर हम ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसका अच्छा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी खबर आ रही है कि बिहार टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो हमें वहाँ भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज सीटेट यानी 20 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है, इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है हमारा विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है विकास आनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन कहता है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इस तरह इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। पहला ऑप्शन है गामक विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी क्या होगा, गामक विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो पहला है जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बचपन, चौथा है युवा अवस्था। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी प्रारंभिक अवस्था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रारंभिक समाजीकरण, दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण, तीसरा है प्रच्छन्न अविक्रिय समाजीकरण और चौथा है सक्रिय समाजीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रारंभिक समाजीकरण होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन कहता है पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा है पारंपरिक चरण, तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण और चौथा ऑप्शन है दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी पारंपरिक चरण सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा है आत्मसात्यकरण और चौथा है संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी आत्मसात्यकरण सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है संवेगी गामक और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका हम पहला ऑप्शन यानी पूर्व संक्रियात्मक सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में समप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन है डेविड ओसवेल और तीसरा है रॉबर्ट एम गायने और चौथा है लेबायोत्स्की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लेबायोत्स्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे कहता है कौन सा कथन लेबायोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? पहला है एक पहला है ये अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम एक उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है और चौथा ऑप्शन है अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो इसका हमको ऑप्शन नंबर 2 अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है होगा आंसर क्रिया है। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कहता है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा ऑप्शन कहता है मौखिक दंड का प्रयोग, तीसरा कहता है एक रूपी मानवकृत पाठ्यचर्या, चौथा कहता है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो इस तरह हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 एवं केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पहला ऑप्शन है कहता है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन कहता है बायोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन कहता है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन कहता है बेंडोड़ा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, तीसरा ऑप्शन है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, चौथा ऑप्शन है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, यानी कक्षा में बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़े को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां वह
शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को पहला ऑप्शन कहता है पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है। दूसरा का ऑप्शन कहता है पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव एवं वेधन को बढ़ावा देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और भाषिक और स्थानिक। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी भाषिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। पहला ऑप्शन है सहयोगी प्रयोजित कार्ड, दूसरा ऑप्शन है एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न और तीसरा ऑप्शन है हमारा मानक परीक्षण और चौथा ऑप्शन है हमारा मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 सहयोगी प्रायोजित कार्य सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन कहता है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है अंकों, ग्रेडों एवं अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना और तीसरा ऑप्शन कहता है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। चौथा ऑप्शन कहता है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। तो इस तरह यानी हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अध्ययन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कहता है ऑप्शन नंबर 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, दूसरा है असफलता से बचने वाले लक्ष्य और तीसरा है असफलता स्वीकार लक्ष्य और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है आत्मपराजित लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है विभेदन यानी भेदभाव, उसके बाद में कहता है दूसरा ऑप्शन मानवीकृत अनुदेश और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना और चौथा ऑप्शन हमारा कहता है पृथक्करण और नामांकित करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या कहता है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए। कह रहा है पहला ऑप्शन घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। तीसरा ऑप्शन कहता है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है यानी समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए सही होगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन नंबर
यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होती है। पहला है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, तीसरा ऑप्शन यानी अभिसारी चिंतन पर बल देना, और चौथा है सहमति के प्रति सहनशीलता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 4 यानी 1, 2 और 4 सही है। यानी कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, उसके बाद में विचार मंथन पर बल देना, उसके बाद में चौथा है सहमति के प्रति सहनशीलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक स्वैर चिंतन यानी आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग में कार्य करने की अनुमति देना, तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, और चौथा ऑप्शन कहता है हमारा सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्विटर की मदद लेना। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, यानी बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 को हम देखते हैं। कहता है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके बाद में कहता है दूसरा ऑप्शन के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है कि कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, चौथा ऑप्शन कहता है पर सज़ा देनी चाहिए। तो नहीं, इसका जो ऑप्शन हमारा 1 होगा, हमेशा क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ चलते हैं जो कथन और कारण का है। कहता है कथन कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण दे रहा है हमारा अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तीसरा ऑप्शन कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसके तरफ चलते हैं। कहता है एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। पहला कहलाता है ऑप्शन खंड, दूसरा ऑप्शन कहता है अग्रवर्ती आयोजक, तीसरा ऑप्शन कहता है स्मृति सहायक, और चौथा कहता है संकल्पना मानचित्र। तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, यानी संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कहता है कि रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है।
दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। और तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन कहता है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में क्या करता है, रुचि रखता है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, उसके तरफ चलते हैं। कहता है कि इनमें कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही होगा, यानी कक्षा में छात्रों का प्रदर्शन एक दूसरे से तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, उसके तरफ हम चलते हैं। कहता है रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है अधिक त्रुटि वाले छात्रों का कम त्रुटि वाले छात्रों से पृथक करना। दूसरा ऑप्शन कहता है अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। तीसरा ऑप्शन कहता है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। और चौथा ऑप्शन कहता है त्रुटि को समझाना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। इस तरह जो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा सही होगा, यानी त्रुटियों को समझाना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। इस तरह हम अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। पहला है परीक्षा के लिए पढ़ना, दूसरा है स्मरण आधारित शिक्षा, तीसरा है वेधन और अभ्यास, और चौथा है संप्रत्ययी समझ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी संप्रत्ययी समझ सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। पहला है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, दूसरा है पुनरावृत्ति यत्रवत अभ्यास द्वारा, तीसरा है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, और चौथा है कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। पहला हमारा जो ऑप्शन है कहता है यंत्रवत अधिगम, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, और तीसरा है अनिवेशित अधिगम, और चौथा है निर्देशात्मक अधिगम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी अनवेशित अधिगम सही होगा। इस तरह हमारा आज CDP का यानी 30 क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। आप हमें बताएंगे कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इस तरह 28 यानी सेट का जो पेपर हुआ है उसका हम CDP, EVS और मैथ का सभी का वीडियो आपको बारी बारी से देंगे, लेकिन इसके लिए आप कमेंट करेंगे तब। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।